इकोनॉमिक्स इन्हीं 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है। कौन सी? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, उसको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और जो रिसोर्सेज है उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। सो ये आपको याद रखना है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इकोनॉमिक्स में, दैट इज डिमांड एनालिसिस। सो we'll study that demand analysis. So अभी तक जो हम पढ़ के आए हैं वो सिर्फ ये पढ़ के आए हैं कि प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स कहां से स्टार्ट हुई, ये तीनों चीजें, अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज और ऑल्टरनेटिव यूजेस। अब जो इकोनॉमिक्स है, it basically deals with the study of human behavior in the society. हमारा बिहेवियर सोसाइटी में कैसा रहेगा ये इकोनॉमिक्स हमें बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई तो एज अ ह्यूमन आप कैसे बिहेव करोगे, दिस इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। आपकी कोई भी प्राइस बढ़ेगी तो हम एज अ ह्यूमन उसकी डिमांड कम कर देंगे। ये आपकी इकोनॉमिक्स है। आप ये देखो कि अगर हमें ये पता चलता है कि भाई आज पेट्रोल की प्राइस हमारी रात के 12 बजे से बढ़ने वाली है, तो हम सारे के सारे पेट्रोल भरवाने अपनी अपनी गाड़ियों में चले जाते हैं। क्यों? ये हमारा बिहेवियर है इन द सोसाइटी। दिस इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। अब इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोडक्शन, आप प्रोडक्शन कैसे, कंजम्पशन, आप कंज्यूम कैसे कर रहे हो, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब सबसे पहले हम कर रहे हैं ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी एज फार एज डिमांड गोज। अब अगर मैं आपसे पूछती कि भी डिमांड क्या है, तो आप कहोगे कि मैम जो भी मुझे चीज चाहिए वो मेरी डिमांड है। ओके, अगर आपको एक ऑडी चाहिए तो क्या वो आपकी डिमांड है? नहीं, वो आपकी डिमांड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि चाहने में और खरीदने में बहुत अंतर है। तो हमारी जब डिमांड कब बनेगी, जब 3 वर्ड्स ऐड होंगे। कौन कौन से? डिजायर टू एक्वायर इट। अब ऑडी के टाइम मेरी डिजायर तो हो गई कि हाँ जी मुझे एक ऑडी चाहिए, तो डिजायर पूरी हो गई। बट डिजायर सिर्फ रखने से आपकी वो डिमांड नहीं बन गई। आपकी डिमांड कब बनेगी? सबसे पहले आपकी एबिलिटी होनी चाहिए उसको पे करने की। अब आपने कहा मैम मैं तो करोड़पति हूं, मेरे पास तो एबिलिटी है देने की, बहुत अच्छी बात है। अब एबिलिटी के साथ साथ आपकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। विलिंगनेस का मतलब आपको देने की चाह भी होनी चाहिए। अब अगर एक मिस्टर एक्स है जो बहुत माइजर है, माइजर मतलब बहुत कंजूस है, अब उसको ऑडी, उसकी डिजायर तो थी, उसके पास पैसा भी है, पैसा है तो एबिलिटी तो है, पर अब उसको पैसा खर्च करने का दिल नहीं कर रहा उसका, तो विलिंगनेस नहीं है। तो अगर विलिंगनेस भी नहीं होगी तब भी वो डिमांड नहीं कहलाएगा। तो आपका डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का तब कहलाएगा जब ये तीनों चीजें मिल जाएंगी आपस में। डिजायर होनी चाहिए, पहले इच्छा होनी चाहिए, ठीक हो गया। इच्छा होने के बाद आपके में पेइंग एबिलिटी होनी चाहिए, और फिर विलिंगनेस होनी चाहिए कि हाँ मैं खर्चना चाहता हूं। सो डिमांड implies these 3 things: desire to acquire it, willingness to pay for it, and ability to pay for it. अब सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप डिमांड में जो है वो है डिमांड एंड प्राइस का। बहुत कुछ पे डिमांड डिपेंड करेगा। अगर आपसे मैं पूछूं
मेरे को जरा एक बार चैट बॉक्स पे लिख के बताओ कि आपके अकॉर्डिंग डिमांड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। मैं देखती हूँ आप सब क्या लिखते हो। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड किस किस चीज पे? डिमांड प्राइस पे। वेरी गुड महराज। प्राइस, वेरी गुड। हाँ यासर परवाज, जो आप वेरियस फैक्टर्स पूछ रहे हैं वही मैं पूछ रही हूँ। प्राइस, सब प्राइस लिख रहे हैं। और कोई फैक्टर जिस पे डिमांड करती है? इनकम, वेरी गुड आदिल। इनकम पे, आपकी इनकम बढ़ गई तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा। आपकी इनकम कम हो गई, आपका डिमांड कम हो जाएगा। शमशा, वेरी गुड। टेस्ट, इनकम, वेरी गुड। सो आपने 3 फैक्टर्स अभी तक जो आया, शॉर्टेज इन सप्लाई, बिलाल गुड। क्लाइमेट, यस। अब आप जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, आपको तो स्वेटर्स की डिमांड है, चेन्नई में स्वेटर्स की डिमांड ही नहीं है। तो क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, डेमोग्राफिक पे डिपेंड करेगा। इंडिया में जो कंट्री है, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यंग पीपल। हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे 25 से 40 इयर्स की एज के हैं। तो आपके पास डिमांड किसकी है? मोबाइल फोन्स की। इसीलिए है, आप जापान में चले जाओ, वहां पे आपको बहुत सारे सीनियर सिटीजन मिलेंगे, इसलिए आपको डिमांड किसकी होगी? मेडिसिन की। बहुत अच्छी बात, बहुत। आप सबने फैक्टर्स तो मेरे को बता ही दिए। एक ने कहा टेस्ट, फैशन, हैबिट, फैमिली साइज, वेरी गुड। फैशन अगेन। सो दिस इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच डिमांड डिपेंड्स। आप सबने तो आधी चीज सॉल्व कर दी मेरी, तो मैं सीधा एक बार वहां जाती हूँ आपको दिखाने के लिए जो आपने मुझे सारा कुछ बता दिया है। वेरी गुड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, आप सबने, ये आपका डिटर्मिनेंट्स, प्राइस सबने बता दिया मुझे, सबने मुझे इनकम बताई। अब किसी एक ने मुझे वैसे बताया था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद बहुत लोगों ने टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी मुझे बताया। फिर किसी ने बताया फैमिली साइज, पॉपुलेशन। जैसे मैंने कहा, जापान के लोग और इंडिया के लोगों में आपके प्रोडक्ट की डिमांड डिफरेंट है, एज ग्रुप करके। आप एडवर्टाइज करते हो, उससे भी आपकी डिमांड डिपेंड करती है। अब एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज, इस पे भी आपकी डिमांड डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको लग रहा है कि प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप जाके ज्यादा खरीद लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि अब कोविड का जब पहली बार लॉकडाउन हुआ तो लोगों ने अपने घर में बहुत चीजें होर्ड कर ली। उन्हें लगा कि अब पता नहीं कब खुलेगा, हमें उस टाइम जरूरत की चीजें मिल पाएंगी कि नहीं पाएंगी। तो आपने अपनी डिमांड, थी या नहीं थी, बट आपने फ्यूचर प्राइस को देखते हुए आपने अपनी डिमांड को चेंज कर लिया। अब हम चलते हैं जो हम अभी छोड़ के आए थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो डिमांड है वो रिलेटेड गुड्स पे भी कैसे डिपेंड करेगी। हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ गुड्स आपको याद रखने हैं। एक को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है कि अगर ये नहीं मिला तो दूसरा ले लोगे, ये सब्स्टिट्यूट गुड है। फॉर एग्जाम्पल, हमें पेप्सी पीनी थी, आपको पेप्सी नहीं मिली तो आपने कोका कोला पी लिया, सब्स्टिट्यूट गुड हो गया। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो दोनों साथ साथ ही चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरे को एग्जाम्पल बताए कॉम्प्लीमेंट्स का, चैट पे देखो किसको कॉम्प्लीमेंट गुड्स आते हैं। ये बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है जो दोनों साथ साथ चलेंगे। Mirage, tea and coffee are substitute goods. Yes, Kazi, very good. Pen and ink, car and petrol, very good. कार और पेट्रोल आपका कॉम्प्लीमेंट गुड है। यस, मिल्क एंड शुगर, बिलाल वेरी गुड। ब्रेड एंड बटर
थोड़े हद तक ले लेते हैं, बट ब्रेड एंड जैम भी हो सकता है इसलिए, बट मिल्क एंड शुगर तो है, सही है। ओके, सो अब आपको ये समझ आया, जो गुड्स एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट, मतलब आपको ये नहीं मिला तो ये ले लिया, सब्स्टिट्यूट हो गए, जहां वो दोनों चलेंगे दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट गुड्स। अब हम एक चीज समझते हैं, आप सबने सही दे दिया, मैंने चैट बंद कर दिया 2 मिनट के लिए। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट गुड्स के रिलेशनशिप को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे हम वापस आएंगे। ओके, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए, एक हमारे कॉम्प्लीमेंट गुड्स हो गए। ए एंड बी, ये दोनों गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। अब हुआ क्या, ए ने अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दिया, ए ने अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दिया, बी ने अपनी प्राइस को कुछ चेंज नहीं किया, जैसे थी उसको वैसे ही रखा, पर ए की प्राइस चेंज होने से बी का डिमांड इंक्रीज हो गया, क्योंकि जो लोग ए खरीद रहे थे वो लोग बी की तरफ शिफ्ट हो गए, क्योंकि ए ने प्राइस को बढ़ा दिया। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, अगर आपका जो भी सब्स्टिट्यूट गुड है उसकी प्राइस बढ़ गई तो आपका जो डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जो लोग ए यूज कर रहे थे अब वो आपकी तरफ आ जाएंगे और बी को यूज करने लगेंगे। अच्छा, अगर उल्टा हो जाता, ए ने सोचा कि मैं अपनी, अरे मकबूल निकालना पड़ेगा मुझे, रुको मैं आपको भी निकाल देती हूँ, फिर अब मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं सबको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। दाऊद आपको भी निकाल दूं मैं? दाऊद आप भी लाइन लगा रहे थे? ओके, मेरे को एक मिनट इसको निकाल दे दें तो। आई एम सॉरी मोइन, मेरे को निकालना पड़ेगा, कि एक और दे दूं चांस? डिलीट करो इसको आप सारे को। ओके, अगर ए ने अपनी प्राइस कम कर दी, आपने अपनी प्राइस को सेम रखा, तो आपकी डिमांड पे क्या असर होगा? आपकी डिमांड कम हो जाएगी। आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने तो जो प्राइस थी उसी प्राइस को रखी रखा, पर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दी तो आपका डिमांड कम हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल दिखा बताती हूँ। जब वोडाफोन और एयरटेल के बीच में प्राइस वॉर चल रही थी, प्राइस वॉर मतलब एक प्राइस कम करता था तो एयरटेल को भी उसी टाइम प्राइस कम करनी पड़ेगी। अगर एयरटेल ने प्राइस कम नहीं की तो जो वोडाफोन वाले जो लोग थे, ठीक हो गया, वो तो वहीं रह गए, एयरटेल वाले वोडाफोन में शिफ्ट कर जाएंगे क्योंकि पोर्टेबिलिटी अलाउड है। सो अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम की तो आपको कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका डिमांड कम हो जाएगा। दिस रूल इज फॉर सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से हैं? जो साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, ए और बी ये दोनों साथ साथ चलेंगे, ए की प्राइस बढ़ गई, जब ए की प्राइस बढ़ी तो इसकी डिमांड कम हो गई, इसकी डिमांड कम हुई तो जो बी वाला था वो क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड था ए के साथ, तो इसकी भी डिमांड कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी इसको मैं दोबारा एक बार समझाऊंगी ताकि आपको सबको समझ आ जाए। आपको ये समझना है, सबसे पहले अगर मैं दोबारा दिखाती हूँ, हमारा डिमांड का सिंपल फंडामेंटल क्या है?
कि अगर मैंने अपनी प्राइस बढ़ाई तो मेरा डिमांड कम हो जाएगा, ये पता है हमें सबको। या फिर अगर प्राइस हमने कम की तो डिमांड हमारा बढ़ गया। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। इसको हम लॉ ऑफ डिमांड बोलते हैं। दैट मीन्स other factors remaining constant, if the price of the good increases the demand decreases, if the price decreases demand increases। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। अगर 100 रुपए पे आपके नंबर ऑफ यूनिट्स जो बिक रहे थे वो 120 थे, अगर आपने 110 प्राइस कर दी तो आपके नंबर ऑफ यूनिट 100 हो गए। आपने फिर प्राइस 120 कर दी तो आपके नंबर ऑफ यूनिट्स 90 हो गए। आपने 150 कर दी, आपका डिमांड 50। इसका क्या मतलब, प्राइस तो इंक्रीज हो रही है और डिमांड आपका कम हो रहा है। सो देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप between demand and price। इनवर्स रिलेशनशिप का मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम हो जाएगा। अब एक स्टेप हम आगे गए। अब हमने देखना शुरू किया सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। अब ए और बी आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, दैट मीन्स वो आपस में कंपीट कर रहे हैं। अब ए ने अपनी प्राइस को बढ़ाया, ए ने अपनी प्राइस बढ़ाई, आपने अपनी प्राइस को सेम रखा। तो जब आपने अपनी प्राइस को सेम रखा तो आपके डिमांड पे कोई इफेक्ट ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने यहां बताया कि आपकी प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा। तो इसका मतलब आपकी प्राइस जब सेम है तो आपकी डिमांड भी सेम रहनी चाहिए। पर हुआ क्या, आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड था उसने अपनी प्राइस बढ़ा दी। साहिल नो, अब आप भी शुरू मत हो जाओ। अब प्राइस ए ने जब बढ़ाई तो आपका डिमांड बढ़ गया, जबकि रहना क्या चाहिए था, ये वाला, क्योंकि आपने तो अपनी प्राइस चेंज ही नहीं की। पर आपका डिमांड इसलिए बढ़ गया क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूट जो गुड था उसकी प्राइस बढ़ गई और लोगों ने यहां से छोड़ के आपका प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया। अगर उल्टा होता, ए ने प्राइस कम कर दी तो आपने तो प्राइस चेंज नहीं की, तो आपका तो जो डिमांड है वो सेम रहना चाहिए था। अरे मिस्टर मकबूल, तो आपका डिमांड सेम रहना चाहिए था। पर प्राइस जब ए ने कम की तो आपकी डिमांड कम हो गई, क्योंकि जो आप वाले लोग थे, यहाँ पे जो कंज्यूमर था, वो उसने देखा कि ए की चीज तो सस्ती मिलने लगी है मेरे को, तो वो शिफ्ट कर गया आपके प्रोडक्ट से ए प्रोडक्ट। बात समझ आई? सो आपका जो सब्स्टिट्यूट गुड है वो डायरेक्टली मूव करेगा। डायरेक्टली मूव का क्या मतलब, अगर आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस बढ़ाई तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम की तो आपका डिमांड कम हो जाएगा। तो ये साथ साथ चलेंगे एज फार एज सब्स्टिट्यूट गुड्स गोज। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा, वैसे ही सेम चीज ए एंड बी, पर अब ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दोनों को साथ साथ चलना है। अगर ए ने प्राइस अपनी बढ़ाई तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता था, प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो जाएगी। सो प्राइस बढ़ाने से डिमांड कम हो गई ए की। अब जब ए की डिमांड कम हो गई तो आपकी भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि चलना तो दोनों ने साथ साथ है। ऐसे ही ए ने अपनी प्राइस कम की तो उसका डिमांड बढ़ गया,
उसका डिमांड बढ़ गया तो आपका डिमांड भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो आपको याद रखना है कि सब्स्टिट्यूट में डायरेक्टली चलते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री में इनवर्सली चलते हैं। अब चैट पे लिख के बताओ कि कितनों को समझ आया, या मैं 2 मिनट के लिए आप सबको अनम्यूट करती हूँ। मैं अनम्यूट करती हूँ। ओके, अब आप सारे अनम्यूट कर लो अपने आप को। अनम्यूट नहीं हो रहा क्या? हेलो, हो गया मैम। यस, हो गया। अब आप बताओ कि आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप समझ आया कि नहीं आया? मैम आ गया। आ गया, वेरी गुड। मैम, हाँ जी, आई हैव आदिल। क्वेश्चन। यस आदिल। मैम, अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, हम कहते हैं जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है। हाँ। क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? फॉर एग्जांपल आज कोविड चल रहा है, आज आदिल आदिल थोड़ा सा ऊंची बोलो। मैं कह रहा हूँ क्या ये ऑलवेज होता है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में प्राइस इंक्रीज होता है और डिमांड डिक्रीज होती है, ये भी केस होता है ना? यस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम उस चीज को कहते हैं जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है। देखो हमारा जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, यस मैम। लॉ ऑफ डिमांड पहला ये है कि अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो आपका डिमांड डिक्रीज होगा। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है। मुझे समझ आया। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये केस हर वक्त होता है? हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम ये कहते हैं जब प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है ना मैम? हाँ मगर बिल्कुल। मैं ये कहता हूँ कि आज कोविड-19 का दौर है मैम। मैं कहता हूँ अगर किसी इंसान को इंजेक्शन की जरूरत होती है, अगर उस इंजेक्शन का कीमत फॉर एग्जाम्पल रुको आदिल, एक मिनट रुको। जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, यस वो मैम, उसके लिए कुछ एक्सेप्शंस होती हैं। लॉ ऑफ डिमांड उसकी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस कैसे हैं, ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यस, एक सेकेंड बताती हूँ। आदिल, फॉर यू आई एम शोइंग समथिंग। exceptions where law of demand fails. आदिल, आदिल ये सारे की सारी एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल एडिक्शन, जिसको सिगरेट की आदत है, ठीक हो गया, आप जितनी मर्जी प्राइस इंक्रीज कर दो उसकी, उसका डिमांड पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी कि वो कम पीना शुरू कर देगा, फिर तो बहुत ही अच्छा हो जाता। अगर हमारा लॉ ऑफ डिमांड सब जगह मैच कर जाता तो आपके सब जगह सिगरेट्स तो पीने लोग बंद ही कर देते, क्योंकि गवर्नमेंट तो उस पर हमेशा उसको महंगा कर देती है। ठीक हो गया। सो एडिक्शन, सिमिलरली लाइफ सेविंग ड्रग्स, ठीक हो गया, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्राइस आपको वो लेना ही पड़ेगा। जिसको लेना है मेडिसिन, उसकी जितनी मर्जी प्राइस हो, वो अफोर्ड करे ना करे, कैसे करे वो अलग प्रॉब्लम है उसकी, बट ये सारे की सारी एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड है। अब ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट है स्नॉब अपील। स्नॉब अपील का क्या मतलब है? आप ये बताओ, आईफोन 10 1.25 लाख का है, ठीक हो गया, 1.25 लाख का लोग आईफोन खरीदते हैं। उसका पर्पस तो जो आपका 20,000 का फोन है वो भी फुलफिल कर रहा है, बट वहां पे शो ऑफ करना पड़ रहा है। तो आप जहां पे शो ऑफ कर रहे हो, म्यूट कर दूं क्या सबको?
Yes, ma'am. Mute कर दो. Yes, ma'am. ओके म्यूट कर Madam, I have a question. यस वसीम बोलो. I have a question. First of all, tell us something about the basic things in economics. So has first of all divided economics into micro, because we are from medical stream, we haven't in economics. देखो Please see what I have done about is micro and macroeconomics. Who has first of all divided? ओके वसीम एक सेकंड. We are actually जो middle आपका background. We are सिलेबस है ना, basic economics. सुनो जो आपका Yes, सिलेबस है. अच्छा पहले मैं म्यूट कर लेती हूँ आप सबको, तभी आप सबको सुनेगा. ओके ओके सो नहीं एक सेकंड अभी नहीं. ओके अब इट इज ओके. यस अब जो वसीम पूछ रहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, आपको जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेबस है उसमें बहुत सारा पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का है. आपको अभी इन डिटेल माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को बताने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मैंने आपको कहा जी फिस्कल पॉलिसी इज दिस, मॉनेटरी पॉलिसी इज दिस, कंज्यूमरिज्म इज दिस एंड प्रोडक्शन थ्योरी इज दिस, नो. ये चीज हम 2 महीने बाद में अगर आपको बताऊंगी, जब मैं आपको सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का कुछ पार्ट बता पाऊंगी और कुछ मैक्रो का, उस टाइम आई टेक ओनली 10 मिनट्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. अभी अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगी तो मुझे बहुत सारी टर्म्स बतानी पड़ेंगी जो आपको अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने इकोनॉमिक्स बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं है. तो इसीलिए हमने स्टार्ट किया था सिंपल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का, जिसमें हमारे ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी की बात कर रहे हैं हम, और ह्यूमन बिहेवियर इन अ सोसाइटी का सिंपल कंसेप्ट है डिमांड एनालिसिस, तो हम वो पढ़ रहे हैं. ओके सो एक आदिल का क्वेश्चन था कि क्या हमेशा डिमांड आपका लॉ ऑफ डिमांड चलता है? नो, लॉ ऑफ डिमांड है सर्टेन एक्सेप्शंस. ये एक्सेप्शंस की लिस्ट है हमारे पास. इसका एक एग्जांपल आपको मैंने एडिक्शन का दिया, फॉर एग्जांपल सिगरेट का. न्यूट्रल गुड्स बोलते हैं जैसे हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स. एक और है बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बोलते हैं स्नॉब अपील. स्नॉब अपील हम किसको बोलते हैं? जब हम कोई चीज खरीदते हैं शो ऑफ करने के लिए, तो जितनी प्राइस उसकी बढ़ती है तो जिनको शो ऑफ करना होता है उतनी उनकी डिमांड बढ़ जाती है. तो तभी लोग लगभग 1.25 लाख रुपए खर्च रहे हैं फॉर आईफोन 10. ठीक हो गया? इसीलिए क्योंकि उनका आपको शो ऑफ करना है. सो ऑल दीज आर एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड. तो ये हम पढ़ रहे थे. बट मेरा जो आपको समझाने का था वो था आपको सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन रही कि आपको वो समझ आ गया. तो अब हम आगे पढ़ते हैं. सो हमने सबसे पहले पढ़ा व्हाट इज डिमांड. उसके लिए मैंने आपको कहा 3 चीजें आपको याद रखनी है. आपकी डिजायर तो हमेशा ही हो सकती है, बट योर डिजायर इज नॉट योर डिमांड. आपकी डिजायर तब डिमांड बनेगी इफ इट इज बैक्ड बाय योर एबिलिटी, देने की वो क्षमता, और आपकी विलिंगनेस. ठीक हो क्या? तो आपका ये नेक्स्ट इज, फिर हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड के बाद हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड जो आपने सब कुछ बताया, और इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड. प्लीज आप सारे अपनी कॉपी में ये चीज नोट करें. वैसे मेरे नोट्स में भी आएगा, बट मैं आपको बीच बीच में जो लिखा रही हूँ वो आप इसलिए लिख लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, ताकि ये नहीं हो जब नोट्स आए 10 पेज के उसमें ये लाइन ही आप स्किप कर जाओ. इसमें लिखो फॉर द सब्स्टिट्यूट गुड, if the price of the commodity increases, if the price of the commodity increases, demand for its substitute rises.
डॉक्टर दैनिश लाइन मत मारे प्लीज. Substitute goods. If the price of the commodity increases, demand for its substitute rises. For the complementary लिखे please. If the price of a commodity increases, quantity demanded of its complements fall. ओके अब हम 2-3 चीजें और पढ़ेंगे. प्राइस डिमांड. अब प्राइस डिमांड मतलब आपकी डिमांड आपके प्राइस के अकॉर्डिंग क्या है. सो अगर आपकी प्राइस बढ़ी तो आपका डिमांड कम हो जाएगा. इट रेफर्स टू द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ द गुड विच कंज्यूमर्स विल परचेज एट अ गिवन टाइम. सो उसको हम बोलते हैं प्राइस डिमांड. अब इनकम डिमांड. Income demand refers to the various quantities of a commodity that a consumer would buy at a given time at various levels of income. So जो डिमांड आपकी इनकम के अकॉर्डिंग चेंज होगी उसको हम बोलते हैं इनकम डिमांड. आपके इकोनॉमिक्स में जो भी सारी थ्योरीज बनती हैं, अगर आप हर चीज को एक दूसरे से रिलेट करोगे तो नहीं होती. हमेशा एक चीजों को कांस्टेंट रखते हैं और फिर दूसरे के वेरिएशन को हम पढ़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल जब प्राइस डिमांड की हम बात कर रहे हैं तो हम उस टाइम सिर्फ एक ही चीज पढ़ रहे हैं कि हमारी डिमांड की जो है गुड की डिमांड हाई हो रही है कि लो हो रही है अकॉर्डिंग टू प्राइस. और एक इकोनॉमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है सेट्रस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अब हमने तो बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़ लिए थे, टेस्ट पे भी डिपेंड कर रहा है, फैशन पे भी डिपेंड कर रहा है, बट प्राइस डिमांड में हम सिर्फ डिमांड डिपेंडेंट अपॉन प्राइस की बात कर रहे हैं. इनकम डिमांड में हम डिमांड सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं इनकम पे. आपकी इनकम बढ़ी तो आपकी डिमांड बढ़ गई, इनकम कम हुई तो आपकी डिमांड कम हो गई. सो द रिलेशनशिप बिटवीन योर इनकम एंड योर डिमांड इज इनकम डिमांड. The relationship between your substitute goods and the complementary goods, जो आपको मैंने अभी समझाया, that is known as cross demand. When the demand of one commodity is related with the price of other commodity. Other commodity कौन कौन सी हो सकती है? या वो आपका substitute होगा या वो आपका complement होगा. तो अगर आपकी डिमांड या आपके सब्स्टिट्यूट गुड पे डिपेंड कर रही है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे डिपेंड कर रही है, उसको हम बोलते हैं क्रॉस डिमांड. तभी मैंने आपको बताया था सब्स्टिट्यूट गुड्स में वो पॉजिटिवली रिलेटेड है. पॉजिटिव रिलेटेड का क्या मतलब? अगर उसकी प्राइस बढ़ी, आपके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ी, तो आपका भी डिमांड बढ़ जाएगा. पॉजिटिवली रिलेटेड मतलब एक बढ़ने पे आबे ठुकरू, प्लीज डोंट डू दिस. सो अगर आपके सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस बढ़ी तो आपका डिमांड बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिवली रिलेटेड है. आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स ने प्राइस कम कर दी तो आपका डिमांड कम हो जाएगा, ये भी पॉजिटिवली रिलेटेड है. पॉजिटिव रिलेटेड का मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में या तो बढ़ेंगे या वो कम होंगे. नेगेटिवली रिलेटेड, नेगेटिव रिलेटेड मतलब अगर आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ी तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी. अगर आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हुई तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी. नेगेटिवली रिलेटेड. सो पॉजिटिवली रिलेटेड क्या होता है? जब दोनों या तो बढ़ रहे हैं या दोनों घट रहे हैं. और नेगेटिवली रिलेटेड इनवर्सली रिलेशन क्या होता है? जब एक बढ़ता है और एक कम हो जाता है.
सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में नेगेटिवली रिलेटेड है और सब्स्टिट्यूट गुड्स में पॉजिटिवली रिलेटेड है। ओके अब हम कुछ और टाइप्स ऑफ डिमांड पढ़ते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड डिराइव डिमांड। अब क्या होता है, जो भी कंज्यूमर गुड है उसको हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। कंज्यूमर को चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। सो दैट इज नोन एज डायरेक्ट डिमांड। जो भी कंज्यूमर को चाहिए उसको हम डायरेक्ट डिमांड बोलते हैं। और डिराइव डिमांड हम किसको बोलते हैं? ऑल दोज गुड्स जो आपके कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए उसको हम डिराइव डिमांड बोलते हैं। डिराइव डिमांड क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी डिमांड कंज्यूमर की डिमांड पे डिपेंड कर रही है। अगर कंज्यूमर की डिमांड कम हो जाएगी तो जो मशीन आपके कंज्यूमर गुड्स को बना रहे हैं उनकी डिमांड भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, इसीलिए उसको हम डिराइव डिमांड बोलते हैं। सो डायरेक्ट डिमांड, डिराइव डिमांड। अगला वर्ड रेकरिंग डिमांड एंड रिप्लेसमेंट डिमांड। रेकरिंग का मतलब होता है दोबारा दोबारा। सो रेकरिंग डिमांड इज फॉर गुड्स which are consumed at a frequent intervals. For example, bread है, ये रेकरिंग डिमांड है आपकी। पर अगर आपको एक एलईडी खरीदना है तो वो आपकी रेकरिंग डिमांड नहीं है, रोज रोज नहीं आएगी, वो रिप्लेसमेंट डिमांड कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप उसको या तो किसी को रिप्लेस करोगे अपने पुराने वाले को, या आपका जो नया था वही खराब हो गया इसलिए। सो रेकरिंग एंड रिप्लेसमेंट डिमांड। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंड कंपीटिंग डिमांड, जो मैंने आपको समझा दिया। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड। अब हम एक और चीज पढ़ते हैं, लास्ट करेंगे। क्या टाइम हुआ? ठीक है। डिमांड फंक्शन। आपने जो भी डिटर्मिनेंट्स मुझे बताए, सो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ। फंक्शन का मतलब इट इज डिपेंडेंट ऑन जो भी आपने डिटर्मिनेंट्स बताए। इट कैन बी, अगर x गुड है तो प्राइस ऑफ x। इट कैन बी प्राइस ऑफ y। कोई मुझे चैट पे बता सकता है कि अगर मैंने ये लिखा डिमांड ऑफ x इज फंक्शन ऑफ p ऑफ y, इसका क्या मतलब है कि आपकी डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है? देखें किसी को समझ आया ये बात? ओके नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आ रहा है। ओके अभी करते हैं। बिलाल नहीं 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 नो। हाँ आदिल को समझ आया। यस वेरी गुड आदिल। रिलेटेड गुड्स हमने लिखा डी ऑफ एक्स, डिमांड ऑफ एक्स इज फंक्शन। फंक्शन मतलब डिपेंडेंट। डिमांड ऑफ एक्स इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस ऑफ वाई, किसी और की प्राइस। तो और की प्राइस कौन सी है? रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स क्या हो सकता है? सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सो dx is equal to function of py। ठीक हो गया? वेरी गुड आदिल। आदिल कुड आंसर दिस। अच्छा अभी मैंने चैट पे देखा किसी को डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड नहीं समझ आया। लेट्स रिवाइज दैट। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं मैं। एक तो आप मेरे को ना सीखना पड़ेगा कि ये जो लाइंस, क्योंकि मेरे को आज तक ये प्रॉब्लम ही नहीं आई कभी कि भी उधर से भी कोई लाइंस लगा सकता है। तो अब मेरे को नेक्स्ट टाइम मैं सीख के आऊंगी कि लाइंस कैसे इसको कंट्रोल करनी है, नहीं तो यासिर तो हट नहीं रहा। ओके किसी ने मुझे पूछा है चैट बॉक्स में कि मैम डायरेक्ट और डिराइव डिमांड क्या है? डायरेक्ट डिमांड वो है जो आपका कंज्यूमर आपसे डिमांड कर रहा है, वो आपका डायरेक्ट डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल आपने
कार्स की डिमांड को स्टडी किया कि इस साल कितनी कार्स बिकेंगी या कितनी कार का डिमांड आने वाला है, तो ये आपका डायरेक्ट डिमांड है, क्योंकि कंज्यूमर को चाहिए। आपने डायरेक्ट कंज्यूमर से पूछ लिया कि भी कितने लोग लेने वाले हैं। अब एक मशीन ली हमने जो हमारे स्टीयरिंग व्हील्स को ठीक करेगा। अब क्या हम कंज्यूमर के पास जाएंगे कि भाई आपको स्टीयरिंग व्हील्स के लिए मशीनरी चाहिए? नहीं, आप ये डिमांड आपकी कार्स पे डिपेंड करेगी, इसलिए इस मशीन की डिमांड डिराइव डिमांड कहलाएगी, डिराइव हो रही है उससे। और जो सीधा कंज्यूमर ले रहा है वो आपका डायरेक्ट डिमांड। ओके, और चैट बॉक्स में एक बार मैं देख लेती हूँ, प्रॉब्लम किसी को आ रही है। Arif is asking, ma'am, why does demand curve downwards from left to right? Ma'am, please elaborate. Adil, inferior goods और given goods को हम जब exceptions डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बहुत डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। ओके, अब लेफ्ट से राइट क्यों होता है, हम एक बार वो देखते हैं। ओके, somebody is asking demand curve. अभी मैंने आपको एक टेबल बनाया था जब हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे थे। अब यहां पे देखो, प्राइस ऑफ द गुड बढ़ रही है और आपकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है। ठीक है, हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी यही बोलता है कि आपकी प्राइस जब बढ़ेगी तो आपका डिमांड कम हो जाएगा। अब इसी को अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में डाल दूं, ठीक है, तो ये ऐसा बनाई देगा। स्ट्रेट लाइन आपको सिंपल करने के लिए बना दिया, अदरवाइज इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस। तो जैसे जैसे आपकी प्राइस आपने अपनी कम की, आपका डिमांड बढ़ता चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, अगर कोई मुझे चैट पे ये बता पाए कि ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी प्राइस कम होती है तो हमारा डिमांड बढ़ जाता है। कोई चैट बॉक्स पे अगर ये बता पाए मुझे। डिराइव डिमांड ऑन यस मोइनी, यू राइट, डिराइव डिमांड डिपेंड्स अपॉन योर कंज्यूमर डिमांड। यस, नेगेटिवली रिलेटेड। आरिफ, आरिफ आप किसके लिए बता रहे हो मुझे? कंज्यूमर इज रैशनल, यस, बट रैशनल के साथ आदिल ये तो बताओ कि भाई महराज, वेरी गुड, अभी एक मिनट रुको, तो महराज का आंसर मैं अभी बाद में पढ़ती हूँ। कंज्यूमर रैशनल है, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके, अब 2 मिनट चैट मत लिखना क्योंकि सबने बहुत अच्छा आंसर ले दिया है। मेरे को जुबैदा का आंसर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, महराज का आंसर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है कि प्राइस आपकी कम हुई, डिमांड बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ठीक हो गया। किसी ने एक ने लिखा कि आपकी इनकम इफेक्ट हो गया। ब्यूटीफुल। इनकम इफेक्ट कैसे हुआ? पहले लेट से मेरे पास 1000 रुपए था खर्च करने के लिए और मेरे को 100 रुपए का एक चीज मिलता था, तो मुझे 1000 रुपए में 10 यूनिट मिलते थे। अब क्या हुआ, मैंने सोचा कि मैं 1000 रुपए ही खर्चने वाली हूं और कंपनी ने 100 रुपए की जगह 90 रुपए का प्राइस कर दिया, प्राइस कम कर दिया। तो मैं क्या करूंगी, 1000 डिवाइड बाय 90, ठीक हो गया। पहले क्या हो रहा था, 1000 डिवाइड बाय 100, तो मैं 10 यूनिट खरीद पा रही थी। अब क्या हो गया, मैं 11 यूनिट खरीद पाऊंगी, 11 से भी ज्यादा, 11 पॉइंट समथिंग का यूज करके। तो आपकी डिमांड बढ़ गई, सैलरी आपकी उतनी रह गई इनकम, तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आप ज्यादा खरीद पा रहे हो इन द सेम प्राइस।
तो आपकी डिमांड कर्व पे ये इफेक्ट होता है। सेकंड, जब आपने प्राइस कम की तो जो लोग आपका सब्स्टिट्यूट गुड खरीद रहे थे वो आपकी तरफ आ गए और आपकी डिमांड बढ़ गई। इसलिए योर डिमांड कर्व वुड ऑलवेज बी लाइक दिस। सो नेक्स्ट क्लास हम इसी चीज को इन डिटेल पढ़ेंगे। फिर डिमांड के बाद विल गो टू सप्लाई, सप्लाई के बाद देन विल सी कि मार्केट में प्राइस डिटरमिन कैसे होती है। हमें कैसे पता चलता है कि हमें 100 रुपए की चीज रखनी है कि उसको 102 करना है कि 90 करना है। डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करेगा। तो ये हम सारा का सारा नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब मैं आप सबको बहुत देर से म्यूट किया हुआ है, मैं अनम्यूट कर देती हूँ।